अगर हम अपनी गलतियों से सीखते नहीं हैं, तो हम भविष्य में और बड़े नुकसान का सामना करेंगे। आज मैं गर्मी को लेकर थोड़ा सोच रहा था। गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि हमें सत्र का समय भी 4:30 से 5:30 करना पड़ा। इसके अलावा जब मैंने इस विषय में थोड़ा और पढ़ा, तो मैंने देखा कि ये सिर्फ आज की बात नहीं है। जनवरी से लेकर अब तक इस साल के जितने महीने बीते हैं, वो सब रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के रहे हैं। आज तक के जितने भी हमारे उच्चतम तापमान के रिकॉर्ड थे, वे जनवरी में टूटे। फिर जनवरी का रिकॉर्ड फरवरी ने तोड़ा, और इसी तरह इस साल मई तक आते आते हर महीने ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अब इस तरह की गर्मी का असर हम प्रत्यक्ष रूप से महसूस करते हैं। जब हम बाहर निकलते हैं तो 2 मिनट भी धूप में खड़ा रहना मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि भारत में एक बहुत बड़ी आबादी है जिसकी दिनचर्या ही ऐसी है कि उन्हें बाहर रहकर काम करना पड़ता है। ऐसे में मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। यह सिर्फ इस साल की बात नहीं है। जनवरी से लेकर मई तक पिछले 11 महीने इतिहास के सबसे गर्म महीनों में शामिल रहे हैं। यानी अगर आप पिछले साल का अक्टूबर भी देखें तो वह भी अब तक का सबसे गर्म अक्टूबर था। बात सिर्फ भौतिक प्रभावों की नहीं है जिन पर हम अक्सर चर्चा करते हैं, बल्कि अब इसका मानसिक असर भी सामने आ रहा है, जिस पर बहुत कम बात हुई है। हमारी पूरी शारीरिक व्यवस्था इतनी अधिक गर्मी के लिए विकसित ही नहीं हुई है। विकास की पूरी प्रक्रिया में ना इंसानों को और ना ही अन्य जीव जंतुओं को कभी इतना तापमान सहना पड़ा। अब जो तापमान हम अनुभव कर रहे हैं, वह हमारी सहन शक्ति से बाहर का है। इसका परिणाम यह नहीं है कि केवल हमारी त्वचा जल रही है, बल्कि यह हमें एक मास इंसैनिटी यानी सामूहिक पागलपन की ओर धकेल रहा है। मानव निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित हो रही है। सोचने के लिए जरूरी है कि शरीर का तापमान एक सीमा में रहे, लेकिन जब बाहर की हवा और धूप भी असहनीय गर्म हो जाती है, तो हमारी सोचने समझने की प्रक्रिया भी बिगड़ जाती है। ठीक वैसे ही जैसे गर्मी में पाचन तंत्र गड़बड़ा जाता है। हम कहते हैं ना कि ग्रीष्म का भोजन अलग होता है, वैसे ही तापमान का असर हमारे मानसिक तंत्र और भावनाओं पर भी होता है। गर्मी के कारण हमारे विचार बदल रहे हैं, हम पागल हो रहे हैं। हर आदमी मानसिक रूप से असंतुलित होता जा रहा है। बिहार के एक जिले में रिपोर्ट आई कि पिछले महीने कुत्ते काटने की घटनाओं में 6 गुना वृद्धि हुई है। और ये रेबीज वाले नहीं हैं, ये सिर्फ गर्मी से पगला गए हैं। ऐसे जानवर जो आमतौर पर शांत होते हैं, जैसे गाय और बकरी, वे भी बेहद आक्रामक हो रहे हैं। उनका व्यवहार पूरी तरह से बदल गया है। यही बदलाव अब इंसानों में भी दिख रहा है। ये कोई छोटा बदलाव नहीं है। ये सिर्फ 1-2 डिग्री का मामला नहीं है। हम तापमान में 4-5 डिग्री की लगातार वृद्धि देख रहे हैं, और ये सिलसिला अभी रुकेगा नहीं। कल ही खबर आई कि भोपाल में एक एयर कंडीशनर फट गया, क्योंकि वह इतना तापमान सहने के लिए डिजाइन ही नहीं किया गया था। उसी तरह हमारा मस्तिष्क भी इतने तापमान को सहने के लिए डिजाइन नहीं हुआ है। वह फटेगा तो नहीं, लेकिन उसके भीतर जो न्यूरल सर्किट्स हैं, वे असंतुलित हो रहे हैं, क्योंकि हर चीज तापमान पर निर्भर होती है। हमारे भीतर जो विद्युत रासायनिक क्रियाएं चल रही हैं, वे सभी इस बदलाव से प्रभावित हो रही हैं। जैसे आपको बुखार आता है तो सोचने का तरीका बदल जाता है, वैसा ही अब पूरा मानवता के साथ हो रहा है। यह बुखार किसी व्यक्ति को नहीं, बल्कि पूरी मानवता को चढ़ा हुआ है, और इसका असर हमारे सोचने के तरीके, निर्णय लेने की क्षमता और यहाँ तक कि हमारी पसंद नापसंद पर भी पड़ रहा है। आप बाजार में क्या खरीदने जा रहे हैं, किससे दोस्ती करना है या किससे दूरी बनानी है, सब पर इसका असर हो रहा है। जब तापमान बढ़ता है तो हम उसे एसी के जरिए नियंत्रित कर लेते हैं। कई लोगों को तो इसका एहसास तक नहीं होता। जिनके पास कूलिंग की सुविधा है, उन्हें ये सारी बातें किसी और दुनिया की लगती हैं। कौन सा क्लाइमेट, कौन सा टेम्परेचर, सब तो ठीक ही चल रहा है, क्या हो गया। उन्हें यह समझ में नहीं आता कि कूलिंग एक बेहद अप्रभावी प्रक्रिया है। फिजिक्स के क्षेत्र में अगर आप 1 डिग्री तापमान बढ़ाना चाहें तो जितनी ऊर्जा लगेगी, उससे लगभग 2 गुनी ऊर्जा लगेगी 1 डिग्री तापमान घटाने में। यानी कूलिंग की इफिशियंसी हीटिंग से काफी कम होती है।
आपके एसी और फ्रिज जैसी चीजों की इफिशियंसी आमतौर पर 40 से 45% से ज्यादा नहीं होती। कूलिंग करना एक मुश्किल और ऊर्जा खपत प्रक्रिया है। आपने देखा होगा, जब आप गाड़ी में हीटर चलाते हैं तो इंजन पर कोई खास असर नहीं होता, लेकिन जब एसी ऑन करते हैं, खासकर 1000 या 1200 सीसी की गाड़ियों में, तो इंजन पर लोड बढ़ता है, स्पीड और एक्सीलरेशन कम होने लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हीटिंग एक ज़्यादा एफिशिएंट प्रोसेस है, जबकि कूलिंग में ज़्यादा बिजली खर्च होती है और वही बिजली ज़्यादा कार्बन एमिशन करती है। यही है नेगेटिव फीडबैक लूप। तापमान बढ़ेगा तो कूलिंग की जरूरत बढ़ेगी, कूलिंग ज़्यादा बिजली मांगेगी और बिजली बनने में ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन होगा, जिससे तापमान और बढ़ेगा। हम इस नेगेटिव फीडबैक लूप में फंस चुके हैं और यह सब उतनी धीमी गति से नहीं हो रहा जितना हमने सोचा था, बल्कि उससे कहीं तेजी से हो रहा है। हो सकता है कि अगले 5-7 सालों में ही वो महाविनाश सामने आ जाए जिससे हम बचना चाह रहे थे। हमने मटेरियल नुकसानों की बात की थी, जैसे जीडीपी में गिरावट, समुद्री स्तर बढ़ने से शहरों का डूबना। ये बातें अब कुछ हद तक लोगों तक पहुंच रही है। उदाहरण के लिए थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक कुछ सालों में डूबने वाली है। उन्हें राजधानी शिफ्ट करनी पड़ेगी। हमें यह भी पता है कि मालदीव विलुप्ति के कगार पर खड़ा है, इसलिए वो नकली द्वीप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें यह भी जानकारी है कि कोरल रीफ्स लगभग 60 से 70% तक खत्म हो चुके हैं। लेकिन जो बात अब तक पब्लिक डोमेन में कम थी वो है मास इंसैनिटी। जलवायु परिवर्तन अब इंसान को पागल बना रहा है। यह पागलपन धीरे धीरे बढ़ रहा है। हर पल जब आप सो रहे होते हैं तब भी कोई भी मशीन उस वातावरण में ही काम करती है जिसके लिए वो बनी हो। हमारी मशीनरी इस बदलते पर्यावरण के लिए डिजाइन नहीं की गई है, इसलिए सब गड़बड़ हो रहा है और मानसिक अस्थिरता भी इसी का नतीजा है। पागलपन संक्रामक होता है। घर में एक व्यक्ति विक्षिप्त व्यवहार करने लगे तो बाकी लोग भी प्रभावित होते हैं। मोहल्ले में एक घर ऐसा हो जाए तो पूरे मोहल्ले पर असर पड़ता है। हम एक मास कंटेजियस इंसैनिटी की ओर बढ़ रहे हैं और इसमें सबसे खतरनाक बात यह है कि यह इंसैनिटी भी एक्सपोनेंशियल तरीके से बढ़ेगी। जितना ज्यादा पागलपन उतनी भयानक हरकतें, और वो हरकतें आगे और अधिक पागलपन को जन्म देगी। जब कोई इंसान बर्बादी की कगार पर होता है तो वह कोई भी कदम उठा सकता है, कुछ इसलिए कि वह बचना चाहता है और कुछ इसलिए क्योंकि वह मानसिक रूप से टूट चुका होता है। अब वह नहीं सोचता कि जो वह कर रहा है उसका कल क्या नतीजा होगा। उसे बस आज किसी तरह बचना है, कल तो वैसे भी आना नहीं है। यही मानसिकता बन चुकी है। लाखों प्रजातियां चुपचाप विलुप्त हो रही है, हमें पता भी नहीं चल रहा। जर्मनी में एक रिसर्च हुई थी जहां जंगल के बीच रात की आवाजें रिकॉर्ड की जा रही थी, लगातार 30-40 सालों तक। अब सामने आया है कि उनमें से 70% आवाजें बंद हो चुकी हैं। वो फ्रीक्वेंसी ही गायब हो गई है, यानी वो प्रजातियां अब नहीं रहीं। इकोलॉजिकल सिस्टम बेहद संवेदनशील होते हैं, थोड़ा सा बदलाव भी उन्हें बिगाड़ देता है और क्लाइमेट का प्रभाव अब हम समझ नहीं पा रहे। भारत की हम बात करते हैं कि हमारी गौरवशाली सभ्यताएं, आपको पता है हमारी जो भी बड़ी बड़ी सभ्यताएं रही हैं अतीत में, भारत में ही वो सब की सब क्लाइमेट चेंज से ही समाप्त हुई। और वे उस समय कोई बहुत बड़ा क्लाइमेट चेंज भी नहीं हुआ था। इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसे समाप्त हो गई थी, कभी सोचा है आपने? दक्षिण भारत की भी जो बड़ी बड़ी सभ्यताएं थी, जाकर पढ़िएगा खुद से कि चोल साम्राज्य का क्या हुआ था, उसका अंत कैसे हुआ था। हम बात करते हैं जीडीपी की, हम कहते हैं कि आगे भविष्य बनाएंगे, उसमें समृद्धि आएगी, लेकिन क्लाइमेट ऐसी चीज है जो पूरे देश को तबाह कर सकती है। एक आदमी नहीं बचेगा, हाँ एक भी नहीं। अब रख लो अपना राष्ट्रवाद और वो सब, और जो खुद को राष्ट्र का नेता कहते हैं वो क्लाइमेट की बात नहीं करते। आप सिर्फ इतना गूगल कर लीजिए कि भारत की कौन कौन सी किंगडम्स थी, कौन से बड़े साम्राज्य थे जो क्लाइमेट के कारण खत्म हो गए। आप हैरान रह जाएंगे। आप क्या सोचते हैं कि कोई दुश्मन जरूरी होता है जो घोड़ों पर बैठकर आए और राजधानी को जला दे तभी कोई राज्य खत्म होता है? नहीं साहब, कोई आक्रांता जरूरी नहीं होता। क्लाइमेट ही पर्याप्त है सब कुछ ध्वस्त कर देने के लिए। जिसे आज आप सहारा डिजर्ट कहते हैं, जानते हो वो पहले क्या था? एक हरा भरा घना जंगल, एक हरा भरा घना जंगल। ये है क्लाइमेट की औकात।
भारत तो बहुत ही नाजुक स्थिति पर खड़ा है, क्योंकि हमारी सारी खेती टेम्परेचर पर निर्भर करती है। खेती होती है मानसून से। अब मानसून क्या है? जब समुद्र के ऊपर हवा का दबाव ज्यादा हो और जमीन पर कम हो, तब हवा समुद्र से जमीन की ओर आती है। सीधी सी बात, कोई भी द्रव्य ज्यादा दबाव से कम दबाव की ओर जाता है। अब ये प्रेशर डिफरेंस बनता कैसे है? टेम्परेचर से। और लैंड और वाटर का थर्मल कोएफिशिएंट बिल्कुल अलग होता है। जब टेम्परेचर तेजी से बढ़ेगा तो ज्यादा तेजी से किसका बढ़ेगा? लैंड का या वाटर का? जाहिर है लैंड का, क्योंकि वाटर की स्पेसिफिक हीट बहुत ज्यादा होती है। मानसून तभी आता है जब एक स्पेसिफिक प्रेशर डिफरेंस बने, और वो तभी बनेगा जब एक खास टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन हो। और अगर ग्लोबल टेम्परेचर बहुत बढ़ गया हो तो ये डिफरेंस मेंटेन नहीं होगा, क्योंकि सी का टेम्परेचर धीरे बढ़ता है जबकि लैंड का तेजी से। और अगर मानसून नहीं आया तो आप समझ सकते हैं क्या होगा? हम भी बनेंगे सहारा। अब कोई यह मत कहे कि हमारे पास हिमालय है, हमारी मिट्टी उर्वरक है। भाई, हिमालय तो तिब्बत भी है, लेकिन वहां कुछ उगता है क्या? उसे बर्फ का रेगिस्तान क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां बारिश नहीं होती। भारत में मानसून दक्षिण से आता है और तिब्बत की दिशा उत्तर में है, चीन की ओर। वहां मानसून पहुंचता ही नहीं। अब बात वेनेजुएला की कर लो, वहां का आखिरी ग्लेशियर भी चला गया। हमें तो समझ ही नहीं आ रहा कि गंगोत्री भी तो ग्लेशियर ही है। अगर वेनेजुएला का चला गया तो भारत का कब तक बचेगा? गंगा कहां से बहेगी? यमुना कहां से आएगी? आप अभी जाकर गूगल करिए, दक्षिण भारत की जो बड़ी बड़ी नदियां हैं उनमें से कितनी मई के महीने में बह रही है। मैं छोटी नदियों की बात नहीं कर रहा, बड़ी 15 नदियां देख लीजिए, आधी भी नहीं, सब सूखी पड़ी है। फ्लो कम नहीं हुआ, फ्लो जीरो हो गया है। क्यों? क्योंकि उनके पास ग्लेशियर नहीं है। वो पूरी तरह बारिश पर निर्भर है और बारिश हो नहीं रही है। ग्लेशियर पिघलेगा, पहले बाढ़ आएगी, फिर सूखा, पहले ग्लेशियर पिघलने से कई सालों तक भयानक बाढ़, और फिर जब कुछ नहीं बचेगा तो सूखा। जैसे फ्रिज की डिफ्रोस्टिंग देखी है, फ्रीजर में बर्फ जमती है, वो ग्लेशियर समझ लो। जब डिफ्रोस्टिंग का बटन दबाते हो तो पहले क्या होता है? पानी पानी हो जाता है, ध्यान ना दो तो पूरे कमरे में फैल जाएगा और फिर सब सूखा। यही भारत के साथ होने जा रहा है। हमारे लिए आज के सबसे बड़े मुद्दे क्या है? आईपीएल, चुनाव, या फिर ये नेता जिनमें से कई तो या तो क्लाइमेट चेंज को समझते ही नहीं या फिर उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। जबकि हकीकत ये है कि हमारे देश के सामने सबसे बड़ी आपदा जलवायु परिवर्तन है। जैसे मरना ही काफी नहीं था, अब ये तय है कि हम पागल होकर मरेंगे। बधाई हो। जरा सोचिए, 55-60 डिग्री तापमान में आप सड़क पर होंगे, पसीने में तरबतर, कपड़े फाड़ कर तड़प रहे होंगे, और कुछ घंटे ऐसे ही पागलों की तरह भटकने के बाद आप धीरे से गिर पड़ेंगे। गिरने से पहले शायद किसी और को भी नुकसान पहुंचा दे, क्योंकि जब दिमाग काम करना बंद करता है तब कुछ भी हो सकता है और आखिर में मौत आएगी। लेकिन सबसे पहले ये मौत किसे आएगी? उन्हीं को जो सबसे गरीब है। जैसे एक पिरामिड होता है, सबसे नीचे से विनाश शुरू होगा। जो गरीब हैं वो पहले जाएंगे, फिर जो थोड़े बेहतर हैं, फिर मिडिल क्लास, और फिर सबसे आखिर में वो मरेगा जो रईस है, जिनके पास सारे संसाधन हैं, लेकिन वे भी बच नहीं पाएंगे, सिर्फ सबसे अंत में जाएंगे, बाकी मरेंगे जरूर। लोग अक्सर कहते हैं तुम तो बस डराते ही हो, कोई समाधान भी है? समाधान सैकड़ों बार बताया गया है। हाल ही में एक डेटा आया कि भारत का आम नागरिक साल में औसतन सिर्फ 2.5 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करता है, सिर्फ 2.5 टन। लेकिन अब देखिए हमारे सेलिब्रिटीज, उनके आंकड़े मिलियनों टन में हैं। हमारे लिए आज के सबसे बड़े मुद्दे क्या हैं? आईपीएल, चुनाव, या फिर ये नेता जिनमें से कई तो क्लाइमेट चेंज समझते ही नहीं। तो असली समाधान क्या है? हम खुद को दोष देते रहते हैं कि मैं एक बल्ब कम जलाऊंगा तो क्लाइमेट चेंज रुक जाएगा, लेकिन सच्चाई ये है कि आम आदमी तो सिर्फ 2.5 टन एमिट करता है। यहाँ तक कि एक एवरेज अमेरिकन भी 141 टन एमिट करता है। असली दोषी कौन है? मैंने पहले भी बताया था, दुनिया की सिर्फ 60 कंपनियां ऐसी हैं जो लगभग 80% कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं। उनमें से सिर्फ 4 कंपनियां ही 25% के लिए जिम्मेदार हैं। तो सोचिए, असली गुनाहगार कौन है? जब सवाल आता है ये कंपनियां क्या इंसान हैं? क्या उनमें चेतना है? क्या वो अपने आप कुछ बदलेंगी? नहीं।
इन कंपनियों के पीछे जो लोग हैं उनके खुद के पर्सनल एमिशन भी मिलियनों टन में है। उनकी यॉट्स, प्राइवेट जेट्स और आलीशान जिंदगी, ये सब सिर्फ कार्बन फैलाने की मशीनें हैं और आपको कभी ये बातें नहीं बताई जाती। उल्टा वो आपको कहते हैं कार पुलिंग करो। सच तो ये है कि आम आदमी चाहे जितनी भी कार पुलिंग कर ले, फर्क बहुत कम पड़ेगा। हमें उन लोगों को नीचे खींचना होगा जिन्हें हमने आदर्श बना रखा है, हमारे सेलिब्रिटीज। जब तक उनका कंजप्शन नहीं रुकेगा, आम आदमी भी उन्हें देखकर वही करेगा। वो ऐसा करते हैं तो आम आदमी भी सोचता है यही तो गुड लाइफ है। असल में इन्हीं सेलिब्रिटीज ने गुड लाइफ की परिभाषा गढ़ी है। आलीशान ट्रैवल, शॉपिंग, विलासिता, और हम सब उनके पीछे भागते हैं। हर मोटिवेशनल स्पीकर यही कहता है, तू भी सक्सेसफुल बन जाएगा। लेकिन सक्सेस का मतलब क्या है? यही कि तू भी किसी सेलिब्रिटी का नौकर बन जाएगा। यानी आम आदमी का कंजप्शन कौन बढ़ा रहा है? यही सेलिब्रिटीज। और जब तक हम इनका असली चेहरा नहीं देखेंगे, तब तक हम इनसे सवाल नहीं पूछेंगे, तब तक हम इस क्लाइमेट क्राइसिस से नहीं लड़ सकते। दुनिया की आबादी का 0.01% हिस्सा इस पूरे ग्रह को तबाह करने के लिए जिम्मेदार है और यह बात कभी सामने नहीं लाई जाती, बल्कि गुनाहगार बना दिया जाता है आम आदमी को। उसे कहा जाता है, देखो तुम रिसाइकलिंग किया करो, एक बल्ब कम जलाया करो, कार की जगह बस में जाया करो, इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाओ। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना रहे हैं वही सबसे बड़े एमिटर हैं। और यह आपको नहीं बताया जा रहा है कि अगर आप पूरा लाइफ साइकिल देखेंगे तो इलेक्ट्रिक व्हीकल उतना ही कार्बन एमिट करता है जितना कि फॉसिल फ्यूल वाला। एक फैक्ट था जो मैंने हाल ही में पढ़ा था कि जो लिथियम बैटरी के लिए इस्तेमाल होता है, उसे 1 टन लिथियम निकालने के लिए 20 लाख लीटर ताजे पानी की जरूरत होती है। और आपको बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल से क्रांति आ जाएगी। उसकी नंबर प्लेट भी ग्रीन होती है। किसे मूर्ख बनाया जा रहा है? जो इस ग्रह को बर्बाद करने के लिए जिम्मेदार है, उनके नाम ही नहीं लिए जाते। उनके नाम सार्वजनिक हैं। बस गूगल करिए कि कौन से लोग हैं जो इस प्लेनेट को डिस्टर्ब करने के लिए जिम्मेदार हैं। आपको पता चल जाएगा कि ये लोग कितना कार्बन एमिट कर रहे हैं। लेकिन प्लेनेट को बचाने की जिम्मेदारी आम आदमी पर डाल दी गई है। एक सज्जन कह रहे हैं कि आप कपड़े प्रेस मत किया करो, इससे प्लेनेट बच जाएगा। यह मूर्खता है। क्या हिम्मत नहीं है असली गुनहगारों का नाम लेने की? कपड़े ना पहने तो क्या और बच जाएगा? आम आदमी से कह दो तू नंगा हो जा, तब बच जाएगा। क्योंकि गवर्नमेंट्स प्रोडक्शन में भी कार्बन एमिट होता है। जो चीजें आप कम करेंगे उससे लाभ जरूर होगा, लेकिन कितना? 1 टन कार्बन बचाएं या 1 गीगाटन? और जो गीगाटन वाले हैं उनका हम नाम नहीं ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हीं के दम पर यह पूरी व्यवस्था चल रही है। वही हमारे राजा हैं, वही नवाब हैं। अब यह बातचीत हो रही है। जब यह वीडियो पब्लिश होगी तो बहुत सारे लोग नीचे आकर लिखेंगे कि जब आप ये बोल रहे थे तो क्या हॉल में एसी चल रहा था? हाँ, यह सही है, लेकिन ये मूर्खों को किसी ने पढ़ा दिया है कि आम आदमी जो एसी चला लेता है उसकी वजह से कार्बन क्राइसिस है। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आम आदमी और एमिशन करे। मैं कह रहा हूँ कि आम आदमी को यह सिखाने वाले सेलिब्रिटी हैं। हम गलत आदर्शों में फंसे हुए हैं। पॉलिटिक्स में गलत आदर्श, इंटरटेनमेंट में गलत आदर्श। हमारे आदर्श सिर्फ 3 ही हैं। या तो हम किसी सेलिब्रिटी के फैन हैं जो हमारा मनोरंजन करता है, या वो इंडस्ट्रियलिस्ट है, या वह पॉलिटिशियन है। और यही तीनों के तीनों इस ग्रह को बर्बाद करने में जिम्मेदार हैं। साजिश यह है कि आम आदमी खुद को जिम्मेदार मान रहा है। आम आदमी गलत नहीं है, लेकिन उसकी आदतें और जागरूकता ही सही नहीं है। भारत में 99 में से 83 सबसे प्रदूषित शहर है और टॉप 10 में से 9 भारत में है। आपको बता दिया जाता है कि आपके ज्यादातर सेलिब्रिटी जिनको आप पूजते हो भारत में कम समय बिताना चाहते हैं। कई के पास विदेशों में बड़े बड़े मिशंस हैं जहां वे रहते हैं। भारत जैसे गंदे और प्रदूषित देश में रहना कौन पसंद करेगा? यह सब कुछ उसी पुराने सीन जैसा है जिसमें एक बड़ा आदमी अपनी खिड़की से बाहर देखता है और वहां मजदूर मर रहे होते हैं। इस बड़े आदमी की नजर में पिग्स को मरना ही है, यही उनका नजरिया है। आम आदमी उनके लिए पिग्स होते हैं जिनकी कोई कीमत नहीं है। ये लोग आपको अपनी जिंदगी की अहमियत नहीं देंगे और हम उनके लिए क्या छोड़ने वाले हैं। अगर 1 डिग्री बढ़ जाए तो हम इसकी चिंता करते हैं, लेकिन अगर 4 या 5 डिग्री बढ़ जाए तो क्या करेंगे?
हमें यह सोचने की जरूरत है कि हम इस ग्रह को किसके लिए छोड़ने जा रहे हैं। प्रदूषण की जिम्मेदारी आम आदमी पर डालना असल गुनाहगारों को बचाना है।